यस एवरीवन, अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। और जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर अल्कोहल को शुरू कर चुके थे और चैप्टर अल्कोहल के अंदर मैंने 2 लेक्चर बना दिए हैं। इसमें से पहला वाला जो लेक्चर है अल्कोहल चैप्टर के अंदर, वो सारा का सारा प्रिपरेशन का है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब अल्कोहलों को कैसे बनाया जाता है। ये वीडियो बनाया एक पहले, क्योंकि इन चैप्टर्स में हम लोगों को पढ़ना यही है बच्चों। किसी भी चैप्टर के अंदर हमको केवल 3 मेजर चीजें पढ़नी है। एक, कैसे बनाया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेजर चीज। दूसरी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका मतलब उसके भौतिक गुण कैसे होते हैं, जिनमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, गलनांक, उसकी विलयता, सॉल्युबिलिटी, और उसकी कई बार एसिडिटी और बेसिसिटी, अम्लीयता, क्षारीयता को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो भौतिक गुणों में हमें यह पढ़ना होता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि रासायनिक गुण, यानी कि उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो मेन चीजें तो बच्चों ये 2 हो गई। एक तो कैसे बनाया जाता है, और एक वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं देता है, कौन कौन सी रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होता है। ये है मेन चीजें। तो अल्कोहल वाले चैप्टर में हम लोगों ने 2 वीडियो जो मैंने बनाए, उसमें प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 मेजर रिएक्शंस मैं आप लोगों से शेयर कर चुका था रासायनिक गुण में। क्योंकि अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं की यदि हम बात करें तो मैंने इसकी 3 कैटेगरी बताई थी। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अल्कोहल का OH बंध टूटता है, OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, वो वाली अभिक्रियाएं, वो आप उस वीडियो में देखोगे। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अल्कोहल का CO बॉन्ड क्लीवेज होता है, वो वाली अभिक्रियाएं आपने देख ली थी। अब जो बातचीत करने वाले हैं, अब जो लास्ट रिएक्शन रह गई थी अल्कोहल वाले चैप्टर में, वो है वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो तीसरे नंबर वाली रिएक्शन है। फिरोज वेलकम, वेलकम फिरोज। जो तीसरे नंबर वाली रिएक्शन जो पिछले वीडियो में रह गई थी, वो अब आपके सामने शेयर करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण का क्या मतलब होता है। तो आपने 9th 10th में या 11th क्लास में या 12th में आपने ये पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या कह रहा हूं मैं, ऑक्सीजन का ऐड होना, ये ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसकी 2 मेजर मुख्य डेफिनेशन या परिभाषाएं जो होती हैं, हाँ 1 मिनट होल्ड करना बेटा। यस, इसकी जो 2 मेजर जो परिभाषाएं होती है ऑक्सीकरण की, वो ये होती है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक सामान्य परिभाषा। बेटा रुकना एक बार, कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है। हेमराज, एक मिनट रुकना। यस, एक मीनिंग था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा मीनिंग होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो अब मैं आपको बताता हूं, ढंग से बता देता हूं इस चीज को। क्या है कि एक होता है रिडक्शन यानी अपचयन, और एक होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। हाइड्रोजनों का जुड़ना कहलाता है अपचयन यानी रिडक्शन। तो हाइड्रोजनों का निकलना,
हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इसी तरह ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन का निकलना, रिमूव होना, अपचयन यानी कि रिडक्शन कहलाता है। हम यहां पर इस वक्त बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की। तो आपने पहले ऑक्सीडेशन की 2 परिभाषाएं सीख ली। अब मैं आपको बताता हूं कि एल्कोहल की 3 तरह की डिग्री यानी कि नेचर आप ऑलरेडी सीख चुके हो। एक एल्कोहल होता है 1 डिग्री प्राइमरी, एक होता है 2 डिग्री, एक होता है 3 डिग्री। करेक्ट। 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर OH उस कार्बन से जुड़ा होता है जो खुद 1 डिग्री है। 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर OH उस कार्बन से जुड़ा होता है जो खुद कार्बन जो है वो 2 डिग्री है। और 3 डिग्री के अंदर OH उस कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन खुद 3 डिग्री होता है। तो इस तरह से कैटेगरी बनाई जाती है एल्कोहल की 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हम यहां पर पहले इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तीनों तरह के एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमें यहां पर सीखना है। किसके ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बनता है? बेटा हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं हेमराज CUET की, ठीक है? और उसी लेवल से मैं आप लोगों को यहां पर गुजार रहा हूं। आदित्य वेलकम है आपका, वेलकम आदित्य। हम एल्कोहल वाले चैप्टर में चल रहे हैं और हम लास्ट रिएक्शन को पहले कंप्लीट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन को, क्योंकि यहां से सवाल बनता है। इसीलिए एल्कोहल का ऑक्सीडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी 12th क्लास में तो इसका बहुत छोटा सा लेवल है बच्चों। इसका ऑक्सीडेशन का लेवल सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा चैप्टर होता है ऑक्सीडेशन के अंदर। जब आप आगे की क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। 3 तरह के एल्कोहल आप पढ़ते हो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है वो आपने सीख लिया, और 3 तरह के एल्कोहल को आपने देख लिया। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो ध्यान देना कि जब प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एक्चुअली इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं। तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण है। तो एल्कोहल का मतलब पता है, 2 हाइड्रोजन निकले, एक इस कार्बन से एक इस ऑक्सीजन से, तो एक डबल बॉन्ड बना। ये कुछ ऐसे नहीं हुआ क्या कि एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, जस्ट लाइक 1-2 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, विलोपन की तरह। मैंने अभी कुछ नहीं लिखा रिएजेंट, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा और सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा और टर्शरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा। पहले आपको सिखा रहे हैं इनके ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट और फिर आपको सिखाएंगे इनके रिएजेंट क्या डाले जाएंगे, किससे क्या बनेगा, तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। हाँ भाई आदित्य, फिरोज, आवाज क्लियर है, वॉइस क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों के? देखे फटाफट रिप्लाई करो थंब से या चैट में। गुड, फिरोज आ रहा है समझ में? ठीक। तो देखिए 3 तरह के अल्कोहल और तीनों के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, ये एक प्रोडक्ट है। हाँ बेटा, एल्डिहाइड जानते हो एल्डिहाइड के बारे में? ठीक। तो एल्डिहाइड बनता है। एक चीज और, यदि इसी प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बने, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे होते हैं जो इनका फर्दर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करके क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आपको 2 चीज ध्यान रखनी है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में। पहली चीज, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड भी बन सकता है और एल्डिहाइड का आगे फिर ऑक्सीडेशन होके एसिड तक भी बन सकता है। ये पहली बात। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एल्डिहाइड तक ऑक्सीडेशन करेंगे और कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एसिड तक ऑक्सीडेशन करेंगे, हमें इसी चीज को ध्यान में रख के चलना और यही एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। माइंड में लेके चलो कि पहला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एल्डिहाइड है। याद रखना, जो माइल्ड
माइल्ड का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों वीक, हिंदी में बोलते हैं दुर्बल। जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एल्डिहाइड तक रुक जाते हैं, जो वीक है वो केवल एक लेवल तक ऑक्सीडेशन करके रुक जाते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग रिएजेंट कहां तक लेके जाते हैं इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। लेकिन किस रास्ते से होके, इस रास्ते से होके, याद रखना रास्ता यही है, पहले दो हाइड्रोजन निकलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है केमिस्ट्री के अंदर, एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड से एसिड बनने में एक ऑक्सीजन जुड़ गया देखो, तो यहां हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, यहां ऑक्सीजन का जुड़ना ये भी ऑक्सीडेशन। हमने पहली परिभाषा यही पढ़ी थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दोनों का मतलब ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में प्राइमरी आपको बताया, प्राइमरी का प्रोडक्ट या तो एल्डिहाइड बनेगा वो वीक या माइल्ड एजेंट से बनेगा, या फिर एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एजेंट से बनेगा। ये कौन से होंगे मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूं, ध्यान रखना, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट केस वो है 2 डिग्री अल्कोहल का। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ध्यान रखना, दो हाइड्रोजन निकल के एक पाई बॉन्ड जनरेट होता है, और ये क्या बनता है, ये बना है कीटोन, है ना। अब आप देखो कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या फर्क है, एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन होता है कार्बोनिल के पास, जबकि कीटोन के अंदर दोनों ही एल्किल समूह होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। हाँ, ध्यान रखना, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन। लेकिन एक बड़ी बात, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, चाहे आप यहां रिएजेंट माइल्ड ले लो, माइल्ड का मतलब दुर्बल वीक, या फिर यहां पर आप रिएजेंट स्ट्रॉन्ग ले लो। अब रिएजेंट क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं लास्ट एग्जांपल, वो है 3 डिग्री अल्कोहल। हाँ बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल, याद रखना 3 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नॉट इजीली टेक्स प्लेस। क्या लिखा मैंने, नॉट इजीली टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ, आसानी से नहीं होता। आसानी से नहीं होने का मतलब है क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल के पास ये वाली हाइड्रोजन नहीं है, चेक कर लो पहले, ये वाली हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, नॉट इजीली टेक्स प्लेस, या मैं कह दूं कि नॉट टेक्स प्लेस, नहीं होता ऑक्सीडेशन, क्योंकि जब तक यहां वाली हाइड्रोजन नहीं जाएगी डबल बॉन्ड जनरेट नहीं होगा, और कार्बन की वैलेंसी भी 4 ही होती है, 5वां बॉन्ड ये बना नहीं सकता, इसीलिए यहां पर कीटोन जनरेट नहीं हो सकता। तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, बल्कि यहां पर जब कोई एजेंट डालते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन को, निर्जलीकरण। और जब अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है ना, तो इसका प्रोडक्ट एक एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। इस पर जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो H और OH निकल के, H2O निकल के आइसोब्यूटीन बन जाता है। जरा ध्यान देना, H यहां से गया, OH यहां से गया, H2O का निकलना मतलब डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण होता है। और 3 डिग्री अल्कोहल बहुत बेस्ट होते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए, हमने पिछले वीडियो में भी इसे देखा था, CO बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन में, ठीक है बेटा।
तो कुल मिलाकर के केमिस्ट्री ये कह रही है कि एल्कीन एज द प्रोडक्ट, पर इसे आप ऑक्सीकरण नहीं कहोगे, इसे आप कहोगे निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन। तो कुल मिलाकर के एक बात समराइज हो गई माइंड में, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा या फिर 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिड बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि एजेंट वीक है या स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन बनेंगे, चाहे आप वीक एजेंट लो चाहे आप स्ट्रॉन्ग लो। तीसरी बात, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा, और यदि ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं और इसके अंदर डिहाइड्रेशन होगा यदि हम एजेंट डालते हैं एसिडिक मीडियम वगैरह, तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऑक्सीकारक, जो आप लोगों को एरो पर मिलते हैं, जो हम एक्चुअली डालते हैं ऑक्सीकरण करवाते वक्त। तो याद रखना, जो मैं यहां 2 कैटेगरी बना देता हूं, एक मैं बना देता हूं स्ट्रॉन्ग की और एक मैं बना देता हूं वीक या माइल्ड की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के अंदर आपको 2 एजेंट्स का ध्यान रखना है। पहला है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एसिडिक मीडियम में। KMnO4 एसिडिक मीडियम में यानी पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर जो मैग्नीज धातु है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये करता ऑक्सीडेशन है। और ये याद रखना कि जो एजेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है वो खुद का रिडक्शन करेगा, क्योंकि प्रोसेस हमेशा रिडॉक्स चलता है, एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन हमेशा चलेगा। हमारे सबस्ट्रेट का ऑक्सीकरण हो रहा है अल्कोहल का, करने वाला खुद का रिडक्शन करेगा, तभी तो उसका ऑक्सीकरण होगा। हाँ भाई आदित्य फिरोज, बात समझ में आई कि मैंने क्या बोला? प्रोसेस हमेशा रिडॉक्स चलता है। हाँ भाई समझ में आई क्या बात? फिरोज आपके समझ में आई कि रिप्लाई नहीं मिल रहा मुझे आपका? हेमराज जरा आप भी बताओ, रिप्लाई दो, आज रेगुलर हो तो रिप्लाई दो बेटा। आ रहा है क्या समझ में? नहीं? ओके फिरोज आदित्य गुड। तो कुल मिलाकर के ये तो बात समझ में आ गई कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो खुद का रिडक्शन करेगा। ओके बेटा आ गया, रिप्लाई मिल गया मुझे। दूसरा एजेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम। मैं नाम बोल रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअली इनके नाम नहीं मिलते एग्जाम में, कभी भी एरो पे लिखे हुए मिलेंगे, खुद आपको एजेंट्स को पहचानना है। प्रॉब्लम क्लास रखेंगे बेटा आदित्य अपन टेस्ट पेपर की, प्रॉब्लम क्लास अलग से रखेंगे लाइव अपन, जो टेस्ट पेपर आप लोगों ने पहले दिए, ठीक है ना बेटा? तो जब प्रॉब्लम क्लास अपन रखेंगे तो उस वक्त ये जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो अलग से सॉल्व कर लेंगे। मैं कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग एजेंट है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्रोमेट क्रोमियम के लिए है और परमैंगनेट मैग्नीज के लिए है। इसमें मैग्नीज जो है वो +7 में है हाईएस्ट, और इसमें ये +6 में है। ये मैंने इनकी ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है। ये दोनों एजेंट्स याद रखना 1 डिग्री अल्कोहल पर एसिड बनाते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करके क्या बनाते हैं? एसिड। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल से ये कीटोन तक रुक जाएंगे, क्योंकि देखो लिख रखा है माइल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, यहां कीटोन बनता है। क्लियर? अब आप आओ माइल्ड पे। माइल्ड जो है उनमें एक तो काम आता है CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड पिरिडीन के अंदर। PY को पिरिडीन कहते हैं फुल नाम, CrO3 पिरिडीन, इसका मतलब है एनहाइड्रस। हिंदी में एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जलीकृत, बिना जल के, मतलब क्रोमियम ट्राईऑक्साइड बिना वाटर के आपको लेना है, यानी पिरिडीन में। इस रिएजेंट को सेरेट कोलिन रिएजेंट कहा जाता है। सेरेट कोलिन यह बहुत ही बढ़िया रिएजेंट है माइल्ड सिचुएशन में, क्योंकि जहां अपने को
1 डिग्री से केवल एल्डिहाइड बनाना है तो आपको वीक या माइल्ड एजेंट डालना पड़ेगा। 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनाने के लिए एक तो सेरेट, कोलिन, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, पिरिडीन की उपस्थिति में, और एक काम में आता है पीसीसी, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो एनसीईआरटी बेस्ड एजेंट्स है, मैं वही बता रहा हूं 12th क्लास वाले। मैं उससे आगे का लेवल नहीं लेके चल रहा बिल्कुल भी, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं होगा। सीयूईटी के एग्जाम में प्योर एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आएगा, ये मान के चलो आप, क्योंकि एक एंट्रेंस टेस्ट है केवल और केवल बीएससी के एडमिशन के लिए, ग्रेजुएशन क्लासेस के लिए। तो इसमें वो केवल और केवल आपसे 11th और 12th की नॉलेज जानना चाहता है एग्जामिनर, और उसने सिलेबस में 11th को डाला ही नहीं है, तो अब बचा केवल 12th। तो अपने को 12th लेवल एनसीईआरटी का पूरा लेके चलना है ढंग से, पर उसकी एक एक लाइन टू लाइन अपने को लेके चलनी है चैप्टर की, ताकि कोई भी सवाल बाहर नहीं जाए उस पैटर्न से। तो केमिस्ट्री का जो चैप्टर अपन एल्कोहल का पढ़ रहे हैं ना, आप चेक कर लेना आराम से एनसीईआरटी का, उसकी कॉम्पिटिटिव अप्रोच को अगर आप लेके चलो तो वो ऐसे ही चलेगी। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको पढ़ना है, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट आते हैं, कौन सा एजेंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग कहां तक लेके जाएगा, माइल्ड कहां तक लेके जाएगा। बात करें यदि हम कि ये पीसीसी क्या है, तो मैं आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म होती है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये बनता है पिरिडीन की रिएक्शन CrO3 प्लस HCl से करवाने पर। अब एक बार आप ध्यान देना, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने सेरेट कोलिन पढ़ा एजेंट, इस एजेंट में क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, CrO3 का नाम है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, के साथ पिरिडीन डाला जा रहा है। ये पिरिडीन यही है, पिरिडीन यही है, पीवाई इसी को कहते हैं, पिरिडीन यही होती है ना। अब इन दोनों के साथ HCl और डाल दिया तो ये मिलके क्या बन गया, PCC। तो PCC is another mild and one of the best for the oxidation of alcohols up to carbonyls। मतलब ये कि 1 डिग्री से एल्डिहाइड तक रोकना है माइल्ड, तो पीसीसी और सेरेट कॉलिन अपने आप में बेस्ट रिएजेंट्स है। और अगर आप आओ 2 डिग्री के ऊपर, तो 2 डिग्री पे आप चाहे स्ट्रॉन्ग डालो चाहे आप माइल्ड डालो, आप सेरेट कॉलिन्स लो चाहे आप पीसीसी लो, चाहे आप K2Cr2O7 लो, चाहे KMnO4 लो। पर बच्चों ये ध्यान रखना कि जो स्ट्रॉन्ग होता है उसके साथ कुछ अपवाद यानी ड्रॉबैक चलते हैं। वो क्या, कि ये दूसरे फंक्शनल ग्रुप का भी ऑक्सीकरण करता है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, कई बार कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन कर देगा, और दूसरे ऑक्सी ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। स्ट्रॉन्ग जो है उनके साथ ड्रॉबैक चलती है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग को काम में ना लेकर हम कौन सा एजेंट काम में लेते हैं, वीक या माइल्ड, ताकि ये पर्टिकुलर उसी ग्रुप पर जाकर के एक्शन दे जिस पर हम चाह रहे हैं। इज इट क्लियर? गुड। तो ये आपको समझ में आ गया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और अगर हम कोई एग्जांपल लें तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया एलाइलिक अल्कोहल, और इस पर मैंने डाल दिया PCC, या इसकी जगह CrO3, पेरिडीन भी ले सकते हैं, एनहाइड्रस, बिना जल के। सिचुएशन आपको दिख गई है, ठीक है। और PCC और CrO3 दोनों ही माइल्ड हैं, अल्कोहल 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, 2 हाइड्रोजन निकलेगी और इससे बन जाएगा ये एल्डिहाइड। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपसे ऑक्सीकरण का सवाल या रिडक्शन का सवाल कभी भी ऐसे नहीं आता है कि इसका प्रोडक्ट बताओ। आपसे बच्चों वो हमेशा पूछता है एग्जाम में, ये देगा और ये बना के देगा,
और एरो वाली चीज को वो क्वेश्चन मार्क करके देगा कि एजेंट बताओ कौन सा बेस्ट है, कौन सा यूज में लेना है। और उसमें एक ऑप्शन आपको इनमें से मिलेगा, एक ऑप्शन आपको स्ट्रॉन्ग वाला भी मिलेगा जो एसिड तक बनाएगा, और अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी मिल सकते हैं। वो ऐसे होंगे जो ये काम नहीं करेंगे, काम करने वाला एक ही ऑप्शन होगा। क्लियर? सवाल का पैटर्न समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल समझ में आ गया है? जो हमारा अगला टॉपिक है, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में, क्या आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा एल्कोहल का? इसमें एक और एजेंट है, उस रिएजेंट का नाम है कॉपर। कॉपर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर, 573 केल्विन टेम्परेचर कहो या 300 डिग्री सेल्सियस बोल दो। हाँ भाई, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना तो आता ही होगा। 273 से 1 डिग्री शुरू हो जाता है, सही बात है ना, 0 डिग्री, तो उसके बाद 573 तक पहुंच गए, 573 पे। गुड। तो ये वाला जो एजेंट है ना कॉपर, ये बेसिकली करता है डीहाइड्रोजिनेशन। हाँ भाई, हिंदी वाले स्टूडेंट मेरे हिंदी वर्ड पे फोकस करो, मैं हिंदी वर्ड बोलता चल रहा हूं साथ में, इंग्लिश पे फोकस मत करो। आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश पे करो, हिंदी वाले हिंदी पे फोकस करो। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना, H2 का निकलना। तो दरअसल ये काम H2 का निकालने का कर रहा है, H2 का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन ही होता है, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही। कि जब इसे 1 डिग्री एल्कोहल पे डाला जाता है, यानी 1 डिग्री एल्कोहल को कॉपर मेटल के साथ 573 केल्विन तापमान पे जब रखा जाता है, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द लॉस ऑफ H2 मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल के, देख लो निकल गया। इसी तरह जब 2 डिग्री एल्कोहल को 573 केल्विन, तो ये कीटोन बना देता है। और जब 3 डिग्री एल्कोहल को, तो 3 डिग्री एल्कोहल वाले केस में कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर डिहाइड्रेशन होके एल्कीन बनता है, H2O का मॉलिक्यूल निकलता है। तो पीछे तो H2 निकल रहा है और यहां पे H2O निकल रहा है। तो यही बात हमने शुरू में सीखी थी, पर अब हमने एजेंट्स देख लिए। एजेंट में हमने स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों देखे, इसके अलावा हमने एक और एजेंट सीख लिया, वो कॉपर 573 केल्विन है। ये बहुत अच्छा एजेंट है, मैं आपको बताऊं। जैसे जब एथेनॉल बहुत फेमस एल्कोहल है बच्चों, CH3CH2OH, और एथेनॉल को जब कॉपर के साथ इस टेम्परेचर पे हीट करके डालते हैं तो एसीटैल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एसीटैल्डिहाइड। अगर हम एथेनॉल पर स्ट्रॉन्ग एजेंट डाल देते तो एसिटिक अम्ल बनता, एसिटिक एसिड, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता। तो ये केमिस्ट्री आपको पूरी समझ में आ गई, स्ट्रॉन्ग और माइल्ड रिएजेंट्स आपको पूरी तरह से समझ में आ गए, वो आपको ध्यान रखने हैं। ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए, ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूं 2 इंपॉर्टेंट मेंबर, 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ एल्कोहल, जैसा एनसीईआरटी 12th में दिया हुआ है, जैसा सीयूईटी के सिलेबस में लिखा हुआ है। पहला मेंबर है मैथेनॉल। मैथेनॉल क्या है?
CH3OH एक कार्बन वाला एल्कोहल है। इसे मिथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। नामकरण वाले वीडियो में आप इसे ऑलरेडी देख चुके हो, नॉमेनक्लेचर वाले में। मैथेनॉल, मैथिल एल्कोहल, हाँ, एक तो ये वाला मेंबर। पहली बात, इसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। वुड क्या होती है? लकड़ी। हाँ भाई, यही होती है वुड। तो वुड की जो स्पिरिट है, यानी वुड के जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो प्राप्त होने वाला एल्कोहल होता है, वो मेथेनॉल होता है। इसलिए इसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है ना। हिंदी में कहते हैं कास्ट स्पिरिट, इंग्लिश में कहते हैं वुड स्पिरिट। उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनती है। दूसरी बात, इसे हमारी देशी भाषा में कहते हैं जहरीली शराब। शराब को इंग्लिश में कहते हैं लिक्वर। पीने वाली शराब जो होती है वो एथेनॉल होती है, और जो जहरीली शराब पॉइजनस जो होती है लिक्वर, वो एल्कोहल, उसमें कौन सा एल्कोहल मिलता है? मेथेनॉल मिलता है। इट इज हाईली पॉइजन। क्या कहा मैंने? हाईली पॉइजनस। अत्यधिक जहरीला होता है ये, खास तौर पे मानव के लिए, ह्यूमंस के लिए। बेसिकली एल्कोहल जितने भी होते हैं वो द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं। उनमें से एक एल्कोहल होता है एथेनॉल, जिसे लिक्वर में यानी कि शराब में काम में लिया जाता है नशीले पदार्थ के रूप में। जिसका नशा होता है बेसिकली, जब पीते हैं शराब को इंसान, तो उस शराब में जो होता है नशीला जो पदार्थ है, हम कहते हैं ना, जिसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस आती है, वो कंपाउंड कौन सा है? एथेनॉल है। वो एक एल्कोहल है, लेकिन एथेनॉल से पहले मैं उसका पहला सदस्य, उसका पहला मेंबर ले रहा हूं, एथेनॉल। कई बार बच्चों ये मिला दिया जाता है, और अगर इसे पी लिया तो सबसे पहले इसकी कम कंसंट्रेशन, कम सांद्रता में इंसान अंधा होता है, ब्लाइंडनेस आती है, और उसके बाद इसकी ज्यादा कंसंट्रेशन पी लेने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये ध्यान रखना। इसीलिए इसको जहरीली शराब भी कहा जाता है। हाईली पॉइजनस है, बट इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट in the paint as well as varnish। जो कलर पेंट हम करते हैं, जो हमारे घरों वगैरह में होता है, हाउसेज में होता है, वॉल पे, दीवारों पे होता है, वो वाले पेंट में एज ए सॉल्वेंट मैथेनॉल को काम में लिया जाता है। तो मैंने आपको मैथेनॉल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई। सबसे पहला, इसे वुड स्पिरिट कहते हैं। दूसरा, ये बहुत ज्यादा जहरीला है, हाईली पॉइजनस है नेचर में। अगर इसे पी लिया जाए तो व्यक्ति की मौत हो जाती है, डेडली होता है। तीसरा, ये सॉल्वेंट की तरह यूज में लिया जाता है, और सॉल्वेंट का मतलब तो आप जानते ही हो, विलायक कहते हैं। विलायक में विलय को घोलते हैं, सॉल्यूट को, और विलियन बन जाता है, और उसको हम काम में लेते हैं, ऐसे सॉल्वेंट काम आता है। ठीक है। और इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिसे इसको बनाने में काम लेते हैं, वो सबसे बढ़िया मेथड है कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा के। कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन जब करवाते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। यह अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, जिंक एवं क्रोमियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में। अत्यधिक ताप, हाई टेम्परेचर, और अत्यधिक दाब यानी कि हाई प्रेशर। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, और मेथेनॉल बन जाता है। जरा देखना, CO में 4 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं। जरा देखना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO के अंदर 4 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं।
लेकिन ये रिएक्शन जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में, ये कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे करवाई जाती है। इस इकलौते मेथड से मेथेनॉल को बनाया जाता है सबसे ज्यादा, इसीलिए ये एक मेथड हमें ध्यान में रखना है। ये एक मेंबर एल्कोहल का मेथेनॉल हमें सीखना था। और जो दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर है वो है एथेनॉल। बस दो ही मेंबर हम लोगों के सिलेबस में है, एक मेथेनॉल और एक एथेनॉल। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं रूढ़ पद्धति के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर एक कार्बन ज्यादा आ गया है। तो जो समजातीय श्रेणी चलती है ना होमोलोगस सीरीज एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य, पहला मेंबर कौन है? एक कार्बन वाला। जैसे ही एक कार्बन बढ़ा है, 2 कार्बन वाला क्या कहलाया? एथेनॉल। 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। ऐसे पूरे होमोलोगस सीरीज चलती है एल्कोहल। इसमें से हमारे 2 ही मेंबर ज्यादा काम के हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये जो कोरोना के वक्त में आपने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर काम में लिया है ना, जो हैंड रब करते थे आप, एंटीबैक्टीरियल, उस सैनिटाइजर के अंदर एथेनॉल होता है। इसके अलावा दूसरे एक आध एल्कोहल और हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी यूज में लेते हैं वहां पे, लेकिन एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, इसका मतलब एल्कोहल एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट हो गया। लेकिन एल्कोहल कौन सा? एथेनॉल। तो सबसे पहली बात तो एथेनॉल का यूज मैं आपको बता दूं, यूज्ड इन द एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। इज इट क्लियर? अब ये डिपेंड करता था कि उसमें अल्कोहल का कितना परसेंट है। कुछ सैनिटाइजर ऐसे आए जिनमें 40-50% अल्कोहल था, तो बाकी का पोर्शन दूसरा सॉल्वेंट जैसे H2O वगैरह लिया हुआ था, या कुछ और ग्लिसरीन वगैरह मिला देते थे। कुछ ऐसे सैनिटाइजर थे, हाँ भाई आदित्य एंड फिरोज, कुछ ऐसे सैनिटाइजर्स थे जिनके अंदर 60-70% अल्कोहल था। कुछ ऐसे थे जिनमें 90-80%, हालांकि इतना परसेंट अल्कोहल नहीं, 60-70 तक अपना काम चल गया, है ना, जिससे हम हैंड रब करते थे पूरा अच्छा खासा, और उससे एंटीबैक्टीरियल, मतलब वो काम करता था एज ए एंटीबैक्टीरियल। तो पहला यूज तो एथेनॉल का ही हो गया। दूसरा, एथेनॉल का सबसे बड़ा यूज है शराब बनाने के लिए। शराब इसको हम कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में ये कहलाती है लिक्वर। इसे हार्ड ड्रिंक भी कहते हैं। जो शराब पीने वाली होती है, जो लिक्वर हार्ड ड्रिंक्स जो पीने की होती है, उनके अंदर अल्कोहल कौन सा होता है? एथेनॉल। और ये आपने अगर सुना हो, इफ, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये नॉलेज केमिस्ट्री के अंदर दी जाती है। नॉर्मली जो शराब चलती हैं, लिक्वर चलते हैं, जैसे बियर, तो बियर के अंदर 8 से 10% अल्कोहल होता है, एथेनॉल। आप जैसे जैसे और आगे की हाई क्वालिटी पे आप बढ़ोगे, जैसे रम के अंदर 25-30%, इसी तरह वाइन लगभग इतना ही, थोड़ा और परसेंट बढ़ा दो, रम सबसे हाईएस्ट परसेंटेज रम के अंदर होता है। तो कहने का मतलब मैं ये इतनी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एथेनॉल के यूज में है, इट इज यूज्ड एज ए इन द हार्ड ड्रिंक। ये ध्यान रखना, वहां ये सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, हैंड सैनिटाइजर में, और वहां काम में आता है। इसके अलावा इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट ऑल्सो। यह विलायक की तरह भी काम करता है। इसके 2 से 3 मेजर जो यूज थे वो मैंने आपको बता दिए। सबसे बड़ी चीज जो इसमें अब सीखने की है वो है इसकी प्रिपरेशन, कि अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है, एथेनॉल को। तो याद रखना, एथेनॉल को बनाने के लिए काम में लेते हैं सुक्रोज शुगर को। सुक्रोज जो होती है वो गन्ने की शर्करा होती है, कैन शुगर। जो गन्ने से प्राप्त शुगर होती है वो कौन सी होती है? सुक्रोज। और वही चीनी है जिसको हम डेली लाइफ में काम लेते हैं, ठीक है ना। जो शक्कर, जो चीनी आप लेते हो काम में, वो क्या है? सुक्रोज है।
सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इट इज ए डाइसैकेराइड। जब इसका जल अपघटन कराते हैं सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस, तो यह इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इस एंजाइम को याद रखना, यह आगे फिर काम आएगा आप लोगों के। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर सुक्रोज का जल अपघटन होता है और बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज C6H12। दोनों का फॉर्मूला यही होता है, ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का भी। ध्यान रखना, सुक्रोज के जल अपघटन से, हाइड्रोलाइसिस से जो मोनोसेकेराइड बनता है वो बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जिसका फर्मेंटेशन करवाते हैं, हिंदी में कहते हैं किण्वन। फर्मेंटेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है। यह जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में करवाया जाता है और इससे हमें प्राप्त होता है एथेनॉल। हाँ जी, तो एक चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि जो देखो, ये आप समझो इस बात को सभी स्टूडेंट्स, कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो किसी भी कंपाउंड की के उसके यूजेस क्या है, उसे कैसे बनाया जा रहा है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस क्या है, हमें यह पता होनी चाहिए। हम एथेनॉल मेंबर पढ़ रहे हैं, हम इसके वैरायटी ऑफ यूजेस देखे हमने कि ये सैनिटाइजर में काम आ रहा है, ये सॉल्वेंट में काम आ रहा है, ये लिक्वर में, हार्ड ड्रिंक्स में काम आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर के आप देखो कि मेनली इसे बनाया जाता है गन्ने से बनने वाली शुगर, यानी कि केन शुगर, यानी कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस फॉलोड बाय फर्मेंटेशन से सुक्रोज से ग्लूकोज बनाओ, या फिर सुक्रोज के अलावा हम यूज में ले सकते हैं कोई दूसरा मटेरियल लाइक ग्रेप्स, अंगूर। अंगूर से मिलने वाली शर्करा जो होती है वो डायरेक्ट ग्लूकोज होता है। यदि हमने अंगूर से यानी कि ग्रेप्स से शुगर लेके आए हम, क्योंकि ग्रेप्स में भी शुगर होती है, तो वो शुगर होगी ग्लूकोज। उसका आप डायरेक्ट फर्मेंटेशन करवा दीजिए। फर्मेंटेशन किसकी प्रेजेंस में? जाइमेज। और जाइमेज के लिए हम क्या लेते हैं यूज में? यीस्ट को लेते हैं। तो यीस्ट जो है उसमें जाइमेज होता है, जब उसको अप्लाई करते हैं क्या मिलता है? एथेनॉल मिल जाता है। पर हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है? ये वाला, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस फॉलोड बाय फर्मेंटेशन। ये बातचीत हो चुकी है सुक्रोज की भी, और सॉरी एथेनॉल की भी और मेथनॉल की। ये दोनों मेंबर कंप्लीट होते ही अल्कोहल वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अल्कोहल वाले चैप्टर को कंप्लीट होते ही मैं 2-3 कंपाउंड जो हमारे हेलो एल्केन वाले चैप्टर में रह गए थे उसको इस वीडियो में कंप्लीट कर देता हूं, ताकि अगला वीडियो जो है वो हम लोगों का बनेगा फिनॉल वाला। अगला लेक्चर कौन सा होगा? फिनॉल वाला होगा। तो इस लेक्चर में हमने अल्कोहल के ऑक्सीडेशन को पढ़ लिया, हमने मेथनॉल और एथेनॉल के यूज, उसे कैसे बनाया जाता है वो पढ़ लिया। अब मैं आपको कुछ हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, कौन से चैप्टर में? जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था हेलो एल्केन, उसमें जो कुछ मेंबर रह गए थे पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, उनके यूजेस और उनसे रिलेटेड कुछ जानकारी यहां पर शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला कंपाउंड मैं आपके सामने ले रहा हूं DCM। क्या ले रहा हूं? DCM, पूरा नाम डाइक्लोरोमेथेन। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसका स्ट्रक्चर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन्स हैं, 2 Cl है। तो पॉली हेलोजन कंपाउंड में हम क्या करते हैं? 4 वैलेंसी कार्बन की है, यदि चारों हाइड्रोजन है तो ये मैथेन होता है। हाँ बेटा, ये मैथेन होता है। मैथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दें, ये मोनो हेलोजन। 2 लगा दें, ये डाई हेलोजन, ये रहा डाई हेलोजन वाला। 3 लगा दें, ट्राई हेलोजन, और चारों पे लगा दें तो टेट्रा हेलोजन यानी पॉली हेलोजन कंपाउंड बनता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहला मेंबर है डाइक्लोरोमेथेन, DCM। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज क्या है इसका?
यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। मेनली ये सॉल्वेंट की तरह यूज में लिया जाता है। सबसे ज्यादा इसका यूज जो है वो पेंट रिमूवर सॉल्वेंट में काम आता है। पेंट को रिमूव करने के लिए जो सॉल्वेंट है वो DCM होता है। दूसरा, कई तरह की रिएक्शंस में डाइक्लोरोमेथेन को एज ए सॉल्वेंट यूज लिया जा चुका है। कई दवाइयां बनाते वक्त एज ए सॉल्वेंट काम आता है। और ये ध्यान रखना, इट इज टॉक्सिक फॉर ह्यूमंस। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, हानिकारक होता है ह्यूमंस के लिए, मानव के लिए। क्लियर? दूसरा जो मेंबर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, यूज एज ए सॉल्वेंट। ये इंपॉर्टेंट है, वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म इसी को कहते हैं, CHCl3। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे इट वॉज यूज्ड, लिया जाता था एज ए एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक की स्पेलिंग होगी ANAES, बिल्कुल यही होगी, एनेस्थेटिक। इसका मतलब होता है हिंदी में निश्चेतक, बेहोश करने की दवा। क्लोरोफॉर्म को पहले इसी तरह से यूज में लेते थे, बट नाउ एडेज, इन दिनों, इट इज रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक ईथर। इसका मतलब यही है बच्चों कि ये खुद टॉक्सिक है, ये खुद जहरीला है, ये खुद हार्मफुल है एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए। इसीलिए इसको निश्चेतक के रूप में आज के टाइम पे प्रयोग नहीं करते। एनेस्थेटिक के रूप में आजकल ईथर को यूज में लेते हैं, डाइथाइल ईथर उनमें सबसे बढ़िया एनेस्थेटिक है। तो क्लोरोफॉर्म में आपको सबसे पहले मैंने ये बताया कि ये पहले एनेस्थेटिक की तरह काम आता था। सर्जरी वगैरह में जब बेहोश करते हैं पेशेंट को, तो पहले क्लोरोफॉर्म को यूज लेते थे, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हुए, इसलिए इसको बंद करके आजकल ईथर को यूज में ले रहे हैं। ठीक है? दूसरा, इसका जो सबसे ज्यादा यूज अब काम में जो ले रहे हैं, इट इज हाईली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ या इन द प्रिपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। जो फ्रिज वगैरह में यूज लेने वाले रेफ्रिजरेंट्स हैं, हाईली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स लाइक फ्रियॉन्स, और खास तौर पे फ्रियॉन 22। इसके प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इसको यूज में लिया जा रहा है। फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट R22 नाम से जाना जाता है। हालांकि हम अभी फ्रियॉन की इतनी ज्यादा जानकारी नहीं ले रहे हैं, लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि एक तो ये एनेस्थेटिक पहले यूज में लेते थे, अब बंद कर दिया है। दूसरा, इसका जो यूज हो रहा है वो फ्रियॉन बनाने में काम में आ रहा है। फ्रियॉन जो होते हैं वो बेसिकली फ्रिज, एयर कंडीशनर्स, इनमें यूज में लिए जाते हैं। ठीक है? क्लियर? एक चीज और मैं आपको बता देता हूं क्लोरोफॉर्म की, कि जब क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला रखते हैं, एयर में, प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में, तो ये एक अत्यधिक जहरीली, हाईली पॉइजनस गैस बनाता है जिसका नाम है फॉस्जीन। When chloroform is exposed in the air in photochemical condition, जब क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला रखा जाता है एयर की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, तो ये जहरीली, हाईली पॉइजनस, टॉक्सिक गैस बनाता है
फॉस्जीन। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा बंद बोतल में, डार्क कलर की बोतल में पैक करके रखा जाता है ताकि फॉस्जीन ना बन सके। क्लियर? क्लोरोफॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक और पॉली हैलोजन कंपाउंड है जिसका नाम है आयोडोफॉर्म। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आयोडोफॉर्म जो है वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, और एंटीसेप्टिक्स को हम स्किन पर घाव होने में, कट जाने पर जो यूज में लेते हैं वो होते हैं एंटीसेप्टिक्स। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा हमें एक और सदस्य को ध्यान रखना है, वो है डीडीटी। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। DDT is a powerful insecticide जिसे मलेरिया की रोकथाम के लिए काम में लिया जाता था, आजकल बैन कर दिया गया है। DDT का फॉर्मूला होता है डाइक्लोरोडाइफिनाइल, ये रहा, ट्राइक्लोरो एथेन। ये DDT का फॉर्मूला है। 2 कार्बन के लिए एथेन है, ट्राइक्लोरो डाइक्लोरोडाइफिनाइल ये रहा। DDT का फॉर्मूला है क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड है, क्लोरीन इसमें उपस्थित होता है। इंसेक्टिसाइड जो होता है वो बेसिकली यूज में लिए जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, लेकिन इसका यूज जो था वो मच्छर मारने में काम में लिया जाता था, और वो मच्छर पर्टिकुलरली मलेरिया वाला होता था। लेकिन DDT के हार्मफुल इफेक्ट्स मानव प्रजाति पर देखे गए, एनिमल्स पे देखे गए, इसलिए DDT को बैन कर दिया गया है। आजकल इसकी जगह BHC को काम में लेते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को काम में लिया जाता है एज ए इंसेक्टिसाइड। ये आपको और ध्यान रखना है। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फिनॉल वाले चैप्टर की। ठीक है?